Hello everyone, I am Shweta Bala and welcome you all to my channel S Bala Tutorials, one stop solution for all life science examinations. So friends, today I am here with a new lesson on the crash course Applied Biology. In today's video lecture, we discuss about the transgenic plant. So before starting the lecture, I request to those who are new on my channel, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you get the latest updates of my videos. And if you like my video, please like and share with others also. Okay, so let's start the lesson. आज हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में. व्हाट इज ट्रांसजेनिक प्लांट, और इसे हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और जीएम क्रॉप्स. तो ये ट्रांसजेनिक प्लांट या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या हैं? सो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसजेनिक वर्ड जो है हमारा वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रांस एंड जेनिक. अगर ट्रांस का मतलब देखा जाए तो इसका इटसेल्फ मीनिंग होता है अक्रॉस और कंप्लीट चेंज. जैसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, दैट मीन्स चेंज इन फॉर्मेशन. ट्रांसलेट, दैट मीन्स चेंज इन स्क्रिप्ट. ओके, तो इसी तरह ट्रांसजेनिक, इट मीन्स चेंज इन जीन्स. सो ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स who are genetically transformed. Okay, so plants जिनका की जेनेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाता है उन्हें हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं. ये जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? सो जब हम किसी प्लांट के अंदर अपने डिज़ायर का जीन, जो कि हमारे लिए डिफरेंट तरह टाइप से बेनिफिशियल है, उसको इंसर्ट कराते हैं. ओके, और इंसर्ट कराने के बाद उसका इंटीग्रेशन एंड एक्सप्रेशन करवाते हैं होस्ट जीनोम के अंदर. देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसजेनेसिस और जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सो द ट्रांसफर ऑफ डिजायरेबल जीन फ्रॉम वन प्लांट स्पीसीज टू अनदर with subsequent integration and expression of foreign gene in the host genome is called transgenesis or genetic transformation. अगर हम केवल प्लांट में फॉरेन जीन की एंट्री करवा रहे हैं बट वो जीन इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, उसका एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा है, देन वी डोंट से दैट द प्लांट गेट ट्रांसफॉर्म्ड. ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जबकि फॉरेन जीन जो है होस्ट के जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो प्रॉपरली और उसका एक्सप्रेशन हो. साथ ही साथ हम इंटीग्रेशन में ये भी चीज़ ध्यान में रखते हैं कि इंटीग्रेशन ऐसा हो जो कि हेरिटेबल हो, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास ऑन हो. तभी हमारा जो पर्पस है जेनेटिक प्लांट को प्रोड्यूस करने का, बनाने का, वो सॉल्व होगा. क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम एक प्लांट को जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म करते हैं एंड देन अगर उसके जो जीन्स हैं, फॉरेन जीन्स जिन्हें हमने इंटीग्रेट किया है, अगर वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, हमें हर जनरेशन में न्यू प्लांट डिज़ाइन करने पड़ेंगे. एंड ये जो प्रोसेस होगा काफ़ी खर्चीला, काफ़ी टाइम टेकिंग और विदाउट एनी रिजल्ट होगा. ओके, क्योंकि हर प्लांट्स को हम जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं. ओके, सो ये पॉसिबल नहीं है. इसलिए जब हम जीन्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर, तो हम ध्यान रखते हैं कि उसका इंटीग्रेशन हो प्रॉपरली, वो एक्सप्रेस कर सके खुद को और साथ ही साथ वो जनरेशन टू जनरेशन खुद को इनहेरिट भी करवा सके. ओके, सो ये है ट्रांसजेनिक प्लांट. अब बात करते हैं कि हम ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते क्यों हैं. व्हाट इज़ द पर्पस फॉर डिज़ाइनिंग ए ट्रांसजेनिक प्लांट? तो सबसे पहला पर्पस है टू एनहांस द सेल्फ लाइफ. आज की डेट में हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन डे बाय डे ग्रो कर रहा है एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए फूड जो सफिशेंट अमाउंट में अवेलेबल हो, ये एक बहुत बड़ा ज़रूरत है. ओके, सो फूड स्कार्सिटी ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा फूड, जो हम क्रॉप्स जो ग्रो करवा रहे हैं, उसका सेल्फ लाइफ जो हो वो अधिक हो, ताकि हम उसको लंबे टाइम तक स्टोर कर सके, साथ ही साथ उसका प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर सके. इफ़ अगर किसी क्रॉप का, किसी प्लांट का सेल्फ लाइफ जो है वो कम है, देन क्या है, अगर वो लार्ज अमाउंट में भी प्रोड्यूस हुआ है देन हम इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, ना ही हम इसको प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, बिकॉज वो बहुत जल्दी डिजेनरेट होने लगेगा. ओके, तो इन सारी चीज़ों को
ओवरकम करने के लिए हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स डेवलप करते हैं जिनका कि सेल्फ लाइफ अधिक हो। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल क्वालिटी। आज की डेट में हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो हर तरह के न्यूट्रिएंट कंटेन किए हों, उनमें विटामिन्स भी हों, उनमें प्रोटीन्स भी हों, उनमें हर तरह का न्यूट्रिशनल वैल्यू हो, ताकि जो फूड हम ले रहे हैं वो हमें कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। ओके, जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे हम निजात पा सकें। तो इसके लिए हम लोग निरंतर ये कोशिश करते रहते हैं जो कि प्लांट्स हम डेवलप कर रहे हैं, जो फूड हम डेवलप कर रहे हैं वो एक अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू कंटेन करे। ओके, सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल क्वालिटी वी ऑल्सो गो फॉर द ट्रांसजेनिक प्लांट्स। थर्ड इज टू गेट द हायर यील्डिंग क्रॉप्स। हायर यील्डिंग क्रॉप्स के लिए भी हम ट्रांसजेनिक प्लांट पे डिपेंड करते हैं। हम देखते हैं कि नेचर में कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि सेम स्पीसीज के हैं बट वाइल्ड वैरायटी के हैं, उनका जो यील्डिंग है वो हर सिचुएशन में खुद को ढाल ले रहे हैं और उनका यील्डिंग बहुत अधिक है। तो हम क्या करते हैं, वैसे प्लांट्स को जो हमारे डोमेस्टिक स्ट्रेन्स हैं, जिनका कि हम रेगुलर फार्मिंग कर रहे हैं, जिनका कि हम क्रॉप डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनके साथ जो है मिला करके ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप करते हैं ताकि हमें एक अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला प्लांट मिले जिसका कि क्रॉप यील्ड जो वो भी हायर हो। ओके, फोर्थ रीजन इज हर्बिसाइड रेसिस्टेंस। प्लांट्स के साथ कई सारे जो हर्बिसाइड्स जो होते हैं, जो बहुत सारे जो ऐसे होते हैं वाइल्ड हर्ब्स होते हैं, वो भी ग्रो कर जाते हैं। तो ऐसे हर्ब्स को कंट्रोल करने के लिए, वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर्बिसाइड का प्रोड्यूस करते हैं। बट ये हर्बिसाइड केवल जो वीड्स हैं उन पे नहीं, बल्कि जो हमारा क्रॉप्स है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है उन पे भी असर डालते हैं और कहीं ना कहीं उनकी भी ग्रोथ को रोकते हैं। तो ऐसे प्लांट को डेवलप करना जिन पे कि हर्बिसाइड्स का इफेक्ट ना हो, उससे क्या होगा कि जो वीड्स है केवल वो डिस्ट्रॉय होंगे और हमारा जो क्रॉप है उसके यील्ड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं टू डेवलप द हर्बिसाइड रेसिस्टेंट प्लांट्स। ओके, नाउ द फिफ्थ रीजन इज टॉलरेंस टू द एनवायरमेंटल स्ट्रेस। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को टॉलरेंट करने की कैपेसिटी इंक्रीज करना है अगर, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप करते हैं। क्योंकि जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो हर जगह नहीं है। अगर हमें फूड को हर पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, ओवरऑल सब जगह प्रॉपर सप्लाई प्रोवाइड करनी है, तो ज़रूरी है कि वो हर इन्वायरमेंट में खुद को ग्रो कर सके, हर इन्वायरमेंट में वो प्रोडक्शन दे सके, ऐसा उसको बनाना होगा। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम उसमें स्ट्रेस टॉलरेंस की कैपेसिटी को बढ़ाएं, जिससे कि अगर वो फर्टाइल सॉइल में अगर ग्रो कर रहा है तो साथ साथ उस, अगर हाई सॉल्ट वाला सॉइल है तो उसमें भी ग्रो कर सके, एसिडिक सॉइल है उसमें भी ग्रो कर सके, ऐसा उसमें हम कैरेक्टर्स डालते हैं ताकि हमें अधिक से अधिक लैंड का हम यूज़ कर सके और अधिक से अधिक क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सकें। ओके, सो फॉर द टॉलरेंस to environmental stress we develop transgenic plants. Then for the synthesis of edible vaccines, so nowadays these things are in very practice. तो आज के डेट में edible vaccines के synthesis के लिए भी हम transgenic plants का सहारा ले रहे हैं। ओके, बिकॉज जो हमारा ट्रेडिशनल वैक्सीन्स जो होता है जिसे हम डेवलप करते हैं, तो उसके प्रोडक्शन में भी हमें काफ़ी जो एक्सपोर्ट पर्सन्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। साथ साथ उस मेडिसिन को ट्रांसपोर्ट करने में, उसे डिलीवर करने के लिए भी हमें एक्सपोर्ट पर्सनल्स की ज़रूरत होती है। बट अगर हम प्लांट्स के थ्रू इन वैक्सीन्स को डेवलप कराते हैं तो यहाँ पे हमें हार्वेस्टिंग भी बहुत आसानी से हो जाती है। ओके, एंड इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई हमें स्पेशल इक्विपमेंट या स्पेशल अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता है, एंड फूड के थ्रू वो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में चला जाता है। तो उसके लिए कोई स्पेशल पर्सनल या एक्सपोर्ट पर्सनल की भी ज़रूरत नहीं होती है। सो आज की डेट में ये सारी चीज़ें भी काफ़ी प्रैक्टिस की जा रही हैं। ओके, सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ एडिबल वैक्सीन वी गो फॉर द ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस में हम कई तरह के जो प्रोटीन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं और अदर फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स हैं, तो उनके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, आज के डेट में क्रॉप्स पे डिपेंड कर रहे हैं।
कई सारे ऐसे क्रॉप्स हैं आज हमारे पास जिनमें कि हम आर्टिफिशियली जो प्रोटीन्स हैं उन्हें डेवलप करवा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करवा रहे हैं. ओके, नाउ so for the industrial production also we use transgenic plants. And for the molecular farmings, so molecular farmings is कि pharmaceutical compounds जो होते हैं हमारे pharmaceutical compounds को भी हम अगर हमें प्रोड्यूस करवाना है लाइक इंसुलिन या सम अदर प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए भी हम लोग आज के डेट में प्लांट्स को एज अ बायोरिएक्टर यूज़ कर रहे हैं. इसके अलावा भी कुछ जो बायोप्लास्टिक्स हैं उनके प्रोडक्शन के लिए भी आज हम जो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे FHA या FHB जो कि आजकल बायोपॉल के एक्रोनिम से आते हैं. बायोप्लास्टिक्स ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स होते हैं, तो इनके प्रोडक्शन के लिए भी हम जो है हमारा मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं, मस्टर्ड प्लांट्स जो होते हैं उनको यूज़ कर रहे हैं एज अ ट्रांसजेनिक प्लांट, जिनसे कि ये प्रोटीन प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं और एज अ रिजल्ट ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मिंग हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन का जो है प्रोडक्शन होता है, एंड वी आर नाउ एबल टू प्रोड्यूस अ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स. ओके, सो दीज आर द रीजंस फॉर डेवलपिंग a transgenic plant. Now how we develop the transgenic plant? Okay, so for development of transgenic plant the first step is to get the desirable gene. So सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो डिज़ायरेबल जीन होता है हम उसे सेलेक्ट करते हैं. आफ्टर दैट सिलेक्शन व्हाट वी डू, we introduce that DNA into the plant cell. And how we introduce the DNA into the plant cell? So here we use two methods. First is through the vector and second is vectorless method or the direct gene transfer method. So in vector method generally we use either Agrobacterium mediated transformation or by the use of plant virus like Colimo वायरस या कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस हम कह सकते हैं, या फिर जेमिनी वायरस. इन सारे वायरसेस का भी हम यूज़ करते हैं एज अ वेक्टर. इनमें क्या करते हैं, जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए होता है हम एग्रोबैक्टीरियम के जो टीआई प्लाज्मिड्स होते हैं उसमें इंटीग्रेट करवाते हैं, एंड आफ्टर इंटीग्रेशन हम इन टीआई प्लाज्मिड्स को प्लांट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम. एंड देन वहाँ पे ये जो एग्रोबैक्टीरियम के टीआई प्लाज्मिड में इंटीग्रेटेड जो हमारे डीएनए होते हैं वो जाकर के प्लांट जीनोम के साथ इंटीग्रेट होते हैं, एंड देन दे एक्सप्रेस देमसेल्फ. ओके, नाउ second method is vectorless method or the direct method. So in direct method there are also two types of method, chemical method and physical method. Okay, so what is chemical method or physical method? So for the physical method we can use electroporation, particle bombardment, microinjection, liposome fusion, silicon carbide fibers. So all these are the methods which are used for the production of transgenic plants. Generally the vector method is used for the dicot plants and the vectorless method is generally used for the monocot plants. Okay, so for the monocot plants we use either chemical method or the physical method. And in chemical method we have the list of methods like electroporation, particle bombardment, microinjection, liposome fusion, silicon carbide fibers. Okay, so all these methods we can use. And in case of chemical method we use PEG mediated or polyethylene glycol mediated method, in which what happened, we introduce two cell with the PEG. Okay, so जिसका भी हमें जीन लेना है हम उस प्लांट के सेल को और जिसमें हमें डालना है उन दोनों प्लांट के सेल को PEG के मदद से फ्यूज करवाते हैं. यहाँ पे PEG को क्या करते हैं, थोड़े टाइम के लिए उन दोनों सेल के मिक्सचर में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिससे कि उनका जो आउटर लेयर होता है वो डिजॉल्व हो जाता है एंड देयर साइटोप्लाज्म एंड रेस्ट द सेल कंटेंट गेट फ्यूज्ड विद ईच अदर. ओके, बट ध्यान ये रखना होता है पेग में कि हमें पेग का जो इंट्रोडक्शन है वो काफ़ी कम टाइम के लिए करवाना है. अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए पेग को यूज़ करेंगे देन इट कैन बी डाई फैटल. ओके, सो इट कैन बी फैटल, ये हमारे सेल को मार भी सकता है. ओके, नेक्स्ट इज डाइइथाइल aminoethyl dextran mediated method and third is calcium phosphate precipitation method. Okay, so
Now let's आगे देखते हैं. After getting a desirable gene and introduction of DNA into the plants, what we do next? Then we regenerate the plant tissue by culturing the cell. So once we introduce the DNA inside the plant cell, then what is the next step? Next step is to regenerate the plant tissue by culturing the cells. So cells को हम कल्चर करते हैं और यहाँ पे फिर से प्लांट टिश्यू का हम ग्रो करवाएंगे. ओके. आफ्टर द ग्रोथ क्या होगा? जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आ गए हैं, देन इट्स टाइम टू चेक दैट आइदर दे गेट ट्रांसफॉर्म और नॉट. अब इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ भी है या नहीं हुआ है, डीएनए इसमें इंटीग्रेट हुआ है या नहीं हुआ है. तो इसके लिए हमको सिलेक्टेबल मार्कर्स यूज करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मार्कर्स we get identified that key cells are get transformed or not. So अगर cells are get transformed, then the next step is regeneration of the whole plant. For that हम लोग अलग अलग जो टिश्यू कल्चर के मेथड्स हैं उसमें हम जाते हैं. ओके. सो टाइप ऑफ डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेल्स वी टेक है, वो हम किस तरह का सेल ले रखे हैं उसके बेसिस पे हम अलग अलग टिश्यू कल्चर मेथड्स को जाते हैं, लाइक कैलस development, or if we take leaf cells, then through the chloroplast transformation and chloroplast culture, all other different जो methods होते हैं, हम उन different methods के through अब क्या करते हैं, plant को regenerate करवाते हैं. and after the regeneration of whole plant, because अब हम जान रहे हैं कि इसके अंदर हमारे desirable gene present है, then the final step is the propagation of transformed plant. Okay. So एक बार मैं और बता दूँ how to develop a transgene plant. So first we take a desirable DNA, then we introduce this desirable DNA into the plant cell. Then after the introduction, we regenerate the plant tissue by culturing the cells, and then we select the transgenic cells. So if the cells are get transformed, then the next step, with the help of plant tissue culture method, we regenerate the whole plant, and after that we propagate the transformed plant. Okay. So now we get our transgenic plant in a bulk. Okay. So that's all for the today's lecture. Thanks for watching my video, and for more information and query, you can join me on Telegram also. So my channel is Life Science Tutorials. Okay. You can also go my Facebook page, that is Life Science S-Bala Life Science Tutorials पेज है, आप उस पर भी जा सकते हैं. वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे मेरे वीडियो लेक्चर से रिलेटेड. ओके. सो प्लीज़ subscribe today my channel S-Bala Tutorials. Okay. So for the next lesson, please subscribe my channel, and till then, thank you. Bye bye.